हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आज हम साइंस के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। टॉपिक आज हमारा होगा प्रोटीन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रोटीन की खोज किसने की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन की कमी के कारण इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी के कारण और प्रोटीन की अधिकता के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में। तो हम इन 4 टॉपिक पर ही आज चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले प्रोटीन की खोज। तो हम सबसे पहले बता दें आपको प्रोटीन की खोज किसने की थी। प्रोटीन की खोज मूलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। प्रोटीन की खोज मूलर नामक साइंटिस्ट ने की थी। जबकि प्रोटीन का नामकरण प्रोटीन का नाम या प्रोटीन का नाम प्रोटीन किसने दिया था, तो आप क्या लिखोगे, नामकरण या प्रोटीन का नाम बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? बर्जीलियस। एग्जाम में पूछता है प्रोटीन का नाम किसने दिया था, तो आप क्या नाम याद रखोगे? बर्जीलियस। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मूलर ने। और एक और आता है इसमें, प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया था, तो आप क्या नाम बताएंगे? पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया था। तो ये चीज़ तो आप याद रखोगे प्रोटीन की संरचना के बारे में। संरचना, नामकरण और खोज। क्लियर है? अब इसके बाद आता है प्रोटीन का कार्य क्या होता है। सबसे पहली बात आती है प्रोटीन का कार्य क्या होता है। तो हम बता दें प्रोटीन जो है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन बना होता है। हमने क्या बोला? अमीनो एसिड, या इसी को बोल दें अमीनो अम्ल से मिलकर के प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। हमने क्या लिखा? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। क्लियर है? अब प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन जो है हमारे शरीर में या हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि, इसको लिख लो, कि शरीर की वृद्धि और विकास, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। हमने क्या लिखा है? प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करने में और विकास करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं प्रोटीन हमारे शरीर की हड्डियों को, प्रोटीन हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों प्रोटीन हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं।
हमने क्या बताया, प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बताया प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन का कार्य होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में सहायक होते हैं। दूसरा हमने बताया प्रोटीन हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों यानी कि बोन्स एंड मसल्स के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब ये तो था हमारा, हमने बता दिया प्रोटीन की खोज के बारे में, नामकरण के बारे में, संरचना के बारे में। इसके बाद बताया हमने कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है या अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। इसके बाद हमने बताया प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके बाद आता है कि ठीक है, जब ये प्रोटीन से ये तो हो गया कि प्रोटीन क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं और मांसपेशियों के और हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये चीज़ तो हो गया। अब बात आती है कि हमारे शरीर को कितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि जो प्रोटीन है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है। एग्जाम में पूछता है 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने क्या बताया कि प्रोटीन के 1 ग्राम प्रोटीन से इतने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात आती है कि हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितने प्रोटीन की या कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आप लिखोगे हमारे शरीर को IMB हमारे शरीर को IMB के अनुसार इसको IMB का फुल फॉर्म लिख दूँ, इंडियन मार्केट ब्यूरो। IMB का फुल फॉर्म होता है INDIAN, इंडियन। ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 से 4.2 यानी 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब बात आती है कि हमारे शरीर को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को IMB, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मार्केट ब्यूरो। इंडियन मार्केट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन 60 ग्राम प्रतिदिन या पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमने क्या बताया, अभी तक हमने बताया प्रोटीन की खोज किसने की थी, मूलर ने की थी। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था, बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके बाद हमने बताया था प्रोटीन की संरचना किसने दी थी, तो पॉलिंग नामक साइंटिस्ट ने।
इसके बाद हमने बताया प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन का काम क्या होता है। वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में सहायक होते हैं। दूसरा हमने बताया था हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में ये सहायक होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, हमने ये बताया, आगे बताया कि हमारे शरीर को प्रतिदिन कितने प्रोटीन या कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हमने बताया आईबीएम के अनुसार हमारे शरीर को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ये तो था हमने क्या पढ़ लिया, खोज पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं। तो मैं इसको रफ करता हूँ, इसके आगे स्रोत बताऊँगा। क्लियर है? अगर आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे प्रोटीन के स्रोत। अब पढ़ेंगे इसी में आगे प्रोटीन के स्रोत। हमको प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रोटीन के स्रोत में लिखोगे दाल, दाल के आगे लिखोगे अंडा, इसके बाद लिखोगे गेहूँ, दाल, अंडा, गेहूँ, चावल, टमाटर, गाजर, इन सब से हमको प्रोटीन की मिलती है। इन सब से हमको प्रोटीन हमारे शरीर को मिलती है। दाल में कौन सी, अब एग्जाम में पूछता है दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी प्रोटीन होती है? लिखोगे प्रोलीन, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलिम्स। प्रोलिम्स नाम, गलत, पूरा नाम नहीं आया, प्रोलेमिन्स। दाल में प्रोलेमिन्स, हिंदी में लिखोगे प्रोलेमिन्स नाम की दाल में प्रोटीन पाई जाती है। जबकि अंडे में एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन, हिंदी से लिखोगे एल्ब्यूमिन। अंडे में एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और जबकि गेहूं में ग्लूटामाइन गेहूं में ग्लूटामाइन। और टमाटर में ल्यूकोपिन, LUCOPENE, ल्यूकोपिन। और गाजर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। एग्जाम में पूछता है प्रोटीन के स्रोत, तो प्रोटीन के स्रोत कहाँ से हमको, प्रोटीन कहाँ से हमको प्राप्त होती है? दाल से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, अंडे से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, गेहूं से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, टमाटर से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है, गाजर से हमको प्रोटीन प्राप्त होती है। अब बात आती है कि दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो क्या नाम बताओगे? प्रोलेमिन्स। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलेमिन्स। और अंडे में कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन्स। और गेहूं में कौन सी पाई जाती है? ग्लूटामाइन। टमाटर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ल्यूकोपिन। गाजर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। ठीक है, अब बात आती है सर कि बाल, इसके आगे देखो, बाल और नाखून। बाल और नाखून में
दोनों में एक ही प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा क्रिएटिन। अल्फा क्रिएटिन अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ये अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा क्रिएटिन, अल्फा, और दूसरी होती है बीटा क्रिएटिन। अल्फा क्रिएटिन, दूसरा होती है बीटा क्रिएटिन। जो अल्फा क्रिएटिन होती है, ये अल्फा क्रिएटिन ये बाल और नाखून में पाई जाती है, जबकि बीटा क्रिएटिन होती है, जो बीटा क्रिएटिन होती है ये मकड़ी जो होती है, मकड़ी होती है ना, मकड़ों के जालों में पाई जाती है। मकड़ों के जालों में पाई जाती हैं। हमने क्या बताया, बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अल्फा क्रिएटिन। और वो अल्फा क्रिएटिन दो टाइप की होती हैं, क्रिएटिन दो टाइप से होती हैं। बाल और नाखून में जो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्रिएटिन। और ये क्रिएटिन दो प्रकार की होती हैं, कौन सी, अल्फा क्रिएटिन और बीटा क्रिएटिन। ठीक है, तो बीटा क्रिएटिन किस में पाई जाती है, मकड़ियों के जालों में, जबकि बाल और नाखून में, मानव शरीर के बाल और नाखून में अल्फा क्रिएटिन पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो क्या बताओगे, हमारे बाल और नाखूनों में अल्फा क्रिएटिन, हमारे बाल और नाखूनों में अल्फा क्रिएटिन पाई जाती है। और इसी क्रिएटिन प्रोटीन के कारण ही मानव शरीर या यह बोल दिया जाए कि हमारे जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अल्फा क्रिएटिन। हमारे बालों में क्रिएटिन पाई जाती है, जिस कारण से हमारे बाल क्या होते हैं, सीधे होते हैं या स्ट्रेट होते हैं। किसी के देखे होंगे बाल घुंघरीले होते हैं, तो घुंघरीले क्यों हो जाते हैं बालों के घुंघरीले होने का कारण है कि उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि मानव के बाल जो होते हैं वो घुंघरीले हो जाते हैं। क्लियर है, हमने क्या बताया, बाल और नाखून में क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसी क्रिएटिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे बाल जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं। और क्रिएटिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन जो पाई जाती है, उस प्रोटीन के कारण हमारे बाल जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। आप लोग देखे होंगे किसी के बाल क्या होते हैं, घुंघरीले टाइप में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, करली। तो बाल घुंघरीले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण से बाल जो होते हैं घुंघरीले हो जाते हैं। अब बात आती बालों के टूटने का कारण क्या है। बात आती है, लोग पूछते हैं कि सर कि बालों के टूटने का कारण क्या है। तो बालों के टूटने का कारण क्या है कि विटामिन बी और बी7 की कमी के कारण बाल जो हैं टूटने लगते हैं। विटामिन बी और बी7 के कारण बाल टूटने लगते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीनें हैं उनके बारे में लिख लो, जो इसकी एग्ज़ाम में पूछता है। इससे ज़्यादा प्रोटीन से कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि प्रोटीन से बाहर इससे क्वेश्चन आ जाए कोई तो। क्लियर है, एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैं लिखवा देता हूँ, बोर्ड में लिख देता हूँ, सोचो कि यहीं से क्वेश्चन आना पक्का है। अगर आएगा तो यहीं से आएगा प्रोटीन में। अब बात आती है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे शरीर की स्किन जो होती है, या हमारी त्वचा होती है, इसी को बोलते हैं त्वचा। हमारी त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आप क्या बताओगे, कोलेजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारी हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों में
कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या नाम बताओगे, ओसिन नामक प्रोटीन। याद रखोगे हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन। इंग्लिश से लिखो OSSINE, ओसिन। ठीक है, तो हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जबकि मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या नाम बताओगे, एक्टिन मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है। अब बात आती है हमारे जो ब्लड में होता है, ब्लड यानी खून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो खून में क्लोट प्रोटीन पाई जाती है, CLLOT, क्लोट प्रोटीन। और ये क्लोट प्रोटीन 3-4 प्रकार की होती है। ये क्लोट प्रोटीन 4 प्रकार की होती हैं। हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, क्लोट प्रोटीन पाई जाते हैं। ये क्लोट प्रोटीन एग्जाम में पूछता है, क्लोट प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या नाम बताओगे, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फाइब्रिन, चौथा फाइब्रिनोजेन। इसको आप इंग्लिश में चाहो तो लिख सकते हो, थ्रोम्बिन, THROMBIN, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, PRO, थ्रोम्बिन, THROMBIN, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, FIBRIN, फाइब्रिन। अब नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजेन, तो लिखोगे FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजेन। तो ये जो ब्लड में हमने बताया, ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्लोट नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये क्लोट नामक प्रोटीन 4 प्रकार की होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। हमने बताया स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में कौन सी पाई जाती है, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हमने बताया एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन नामक प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। हड्डियों में कौन सी पाई जाती है, हमने बताया ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। स्किन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्लॉट नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए ये क्लॉट नामक प्रोटीन 4 प्रकार की होती है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन। क्लियर है। अब इसके आगे भी कुछ होता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, दूध में केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। स्टार्टिंग में हम बता दिए थे पहले कि प्रोटीन जो होता है, स्टार्टिंग में हमने बताया था प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। और अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात आती है अमीनो एसिड होता क्या है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा बताऊँगा। क्लियर है, रफ कर रहा हूँ।
अमीनो अम्ल, जिसको बोलते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, या इसी को बोलते हैं एमिनो एसिड। अब इसका फार्मूला होता है NH2 बॉन्ड C बॉन्ड, ये होता R बॉन्ड H, इधर बॉन्ड होता है COOH। ठीक है, जो ये होता है एल्किल समूह। कोई भी एल्किल समूह होता है, ये कोई भी एल्किल समूह होता है। ठीक है, अब हमने इसको बताया, ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, होता है निगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। जो निगेटिव होता है वो उससे हम क्या बोलते हैं, बेसिक, और जो पॉजिटिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड या एसिडिक। तो जो ये होता है कि ये जहाँ पर प्लस चार्ज होता है वो एसिडिक होता है, जहाँ पर माइनस चार्ज होता है वो बेसिक होता है। अब क्या होता है कि जब एसिडिक प्लस बेसिक मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। कहने का मतलब यह है कि एसिडिक और बेसिक, कहने का मतलब ये है कि अमीनो अम्ल जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में काम करते हैं। चाहे एसिड हो तब भी काम करेंगे, चाहे बेसिक हो तब भी काम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया, अमीनो अम्ल जो है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए अमीनो एसिड को या अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अंग कहते हैं। उभयधर्मी अंग बोलते हैं। उभयधर्मी अंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अंग। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हमारा कि कौन सा पोषक तत्व है जिनको उभयधर्मी अंग के नाम से जानते हैं। तो आप क्या नाम बताओगे, उभयधर्मी अंग के नाम से किसे जानते हैं, तो आप क्या बताओगे, अमीनो एसिड को प्रोटीन का कौन सा ऐसा पोषक तत्व है या ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, उभयधर्मी के नाम से। तो आप क्या बताओगे, अमीनो एसिड या बोलोगे प्रोटीन। क्लियर है। अब एग्जाम में पूछता है तो आप इस बात को बाखूबी समझ चुके होंगे और इसका आंसर एकदम परफेक्ट लगा के आएंगे। कहीं पर कोई गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाती है। ठीक है, तो अब तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। मैंने बताया अमीनो एसिड का फार्मूला ये होता है। हमने बताया ये COOH जो होता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। R जो होता है अपना कोई भी एल्किल समूह होता है। ठीक है, और ये जो है H जो है ये हाइड्रोजन होता है, C जो होता है कार्बन होता है, और NH2 क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अमीनो होता है, ये अमीनो होता है और ये अमीनो होता है, ये क्या है, एसिडिक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोल देते हैं। क्लियर हुई बात। अब हमने बताया है जो अमीनो होता है ये एसिडिक में यानी कि प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि ये
जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये निगेटिव होता है, हमने ये साइन लगाया नेगेटिव का। ठीक है, अब ये एसिडिक और बेसिक मिल करके क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि उभयधर्मी अंग का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी अंग बोलते हैं। अब एग्जाम में पूछता है कौन सा पोषक तत्व है जिन्हें उभयधर्मी अंग के नाम से जानते हैं, तो आप क्या नाम लगाओगे, क्या आंसर लगाओगे, अमीनो एसिड। क्लियर हुई बात। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड का पाचन कैसे होता है। हमने अमीनो एसिड या प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से और अधिकता से होने वाली बीमारियां। तो आप हेडिंग में लिखोगे प्रोटीन का पाचन या डाइजेशन। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। अब प्रोटीन का पाचन कैसे होता है या कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ पर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन का पाचन दो प्रकार से होता है या दो तरह से होता है। क्लियर है। एक होता है स्टमक में, स्टमक, और दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत, और इसको बोलते हैं पेट। ठीक है, जो पेट में होता है इसमें पेट में लीवर से जठर नामक रस, क्या बोलते हैं, जठर नामक रस, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जठर नामक रस में आकर के, जठर नामक रस में पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, पेप्सिन नामक एंजाइम। हमने क्या बताया, प्रोटीन का डाइजेशन या पाचन पेट में स्टार्ट होता है, और जहाँ पर जठर रस में पेप्टिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो पेप्टिन नाम का एंजाइम जो हम प्रोटीन लेते हैं उसका वहाँ से पाचन शुरू कर देता है। परंतु यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आंशिक रूप से पाचन होता है। मतलब जो हम प्रोटीन लेते हैं बड़े बड़े पार्टों में होता है, या जो भी प्रोटीन के स्रोत होते हैं उनको हम लेते हैं तो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। उनका क्या है, पार्टीशन करने का, उनको तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है, जहाँ पर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पर होता है, तो इसको लिखोगे अग्नाशय रस में या पैंक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। जबकि गैस्ट्रिक जूस में, जिसे हम जठर नामक रस बोलते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्णतः पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन दो तरह से होता है, आंशिक रूप से भी होता है और पूर्ण रूप से होता है। आंशिक रूप से कहाँ होता है, पेट में होता है, जबकि पूर्ण रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्लियर है। अब हमने बताया था प्रोटीन जो होता है एसिडिक एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन जो होता है बहुत सारे अमीनो एसिड से मिल करके बना होता है। तब बात आती है कि दो अमीनो
दो अमीनो एसिड, एक का मतलब अमीनो और एक का मतलब एसिड, तो अमीनो एसिड ये हुआ और अमीनो एसिड ये हुआ, जो बीच में दो अमीनो एसिड एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं या किस बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, तो उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। एग्जाम में आता है पेप्टाइड बॉन्ड। अगर एग्जाम में पूछता है कि दो अमीनो एसिड किस बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं, तो आप क्या नाम बताओगे? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं। क्लियर है? ये तो था डाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। क्लियर? तो लिखोगे यहां पर प्रोटीन के ऐसे दो बना लोगे, एक साइड लिखोगे कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, और एक साइड लिखोगे प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। ठीक है, तो हेडिंग में लिखोगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग या बीमारी। ठीक है, तो प्रोटीन की पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की अधिकता से। तो प्रोटीन की कमी से होने वाली जो पहली बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर। यह बीमारी होती है बच्चों में, यह बीमारी बच्चों में होती है जो बच्चे 2 से 5 साल के होते हैं, उन बच्चों में यह बीमारी होती है। हमने क्या बताया? क्वाशियोरकर। ये क्वाशियोरकर इंग्लिश में लिख दें KWAISHOR क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये बीमारी बच्चों में, जो बच्चे 2 से 5 साल के होते हैं उन बच्चों में ये बीमारी होती है। क्लियर है? और दूसरी बीमारी होती है, हमने बताया दूसरी बीमारी मेरास्मस या मरस्मस। इंग्लिश में लिख लो MERASMUS। ये बीमारी बच्चों में, जो बच्चे 1 से 2 साल के होते हैं, ये बीमारी मेरास्मस नामक बीमारी बच्चों में ही होती है और क्वाशियोरकर नामक बीमारी बच्चों में होती है। ये बीमारी दोनों बच्चों में ही होती है, मगर जो बच्चे 1 से 2 साल के होते हैं उन बच्चों में क्या होती है? मेरास्मस होती है। जो बच्चे 2 से 5 साल के होते हैं उन बच्चों में क्या होती है? क्वाशियोरकर बीमारी होती है। अब कैसे पता चलेगा बीमारी कैसी है? उसके लक्षण जो पहले इसमें लिखोगे आप लोग, इसमें लिखोगे क्वाशियोरकर में लिखोगे ऐसे बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है। क्वाशियोरकर बीमारी के आगे लिखोगे ऐसे बच्चों को भूख लगना बंद हो जाती है। दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट लिखोगे बच्चों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और तीसरा लिखोगे जो बच्चे होते हैं उनका पेट जो होता है फूल करके बाहर निकल जाता है। जैसे आप गणेश जी देखे होंगे, गणेश जी का पेट बाहर निकला हुआ। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसको ये क्वाशियोरकर बीमारी होती है, वो क्यों होती है? प्रोटीन की कमी होने के कारण, क्योंकि उनको ठीक से पोषण तत्व तो नहीं मिल पाता, ठीक से उनको बराबर प्रोटीन नहीं मिल पाते, जितना उनको प्रोटीन की आवश्यकता है उतने प्रोटीन न मिल पाने के कारण उन बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? क्वाशियोरकर बीमारी। ये बीमारी किस एज के बच्चों को होती है? 2 से 5 साल के बच्चों को। हमने बताया उनको भूख लगना बंद हो जाती है, दूसरा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तीसरा उनका पेट फूल करके बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, और आँख में विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब आँख में कम दिखने लगता है। तो ये तो था क्वाशियोरकर बीमारी के बारे में। दूसरा नेक्स्ट लिखोगे मेरास्मस नामक बीमारी। मेरास्मस नामक बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? ये
मेरास्मस नामक बीमारी जो होती है बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या बच्चों के शारीरिक या मानसिक विकास रुक जाता है। मेरास्मस नामक बीमारी के कारण जो बच्चे होते हैं 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है, यानी कि फिजिकल एंड मेंटली डेवलपमेंट रुक जाता है। और फिर ऐसे बच्चे जब उनका फिजिकल और शारीरिक, मैं लिख ही देता हूँ, फिजिकल एंड मेंटली डेवलपमेंट इनका रुक जाता है, जिस कारण से ये बच्चे ठीक तरह से डेवलप नहीं कर जाते और नहीं कर पाते। और फिर यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि पैदा होते हैं, पैदा तो पहले हो गए, मंद बुद्धि वाले व्यक्तित्व कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी उतनी मात्रा में इनको प्रोटीन नहीं प्रोवाइड की गई, या इनके पेरेंट्स के द्वारा इतना प्रोटीन इनको नहीं दे पाए, जिस कारण से इनका फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट क्या हो गया, रुक गया, या इनका फिजिकली और मेंटली विकास नहीं हो पाया। जिस कारण से जब ये बच्चे बड़े होते हैं तब इन बच्चों को बोलते बहुत मेंटल है, कहते हैं ना। तो यही कारण होता है कि इन बच्चों को जो प्रोटीन, यही कारण है कि इन बच्चों को जो प्रोटीन की बात है कि प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो जिससे कि ये क्या होता है, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, या उनका मेंटल और फिजिकल क्या है, डेवलप नहीं कर पाता, तो वो आगे चल कर के बच्चे मेंटली हो जाते हैं। आप लोग सुने होंगे सरकार के द्वारा मिड डे मील, इसी कारण से सरकार ने यही सब व्यवस्था के कारण, यही सब कमियों के कारण सरकार ने क्या किया कि हर स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील की शुरुआत कर दी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ सरकार में बैठे हुए लोग या सरकार के द्वारा जो स्कीम बनाई जाती है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको बराबर जो प्रोटीन मिलने चाहिए, जो सरकार निर्धारित की है, वो प्रोटीन उन बच्चों को बराबर नहीं मिल पाता। जो आता है स्कूल तक उसका भी कुछ ही % उन बच्चों को मिल पाता है, जिससे कि उन बच्चों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता है। लेकिन इसी विकास को देखते हुए सरकार ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी। ये तो हमारी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग। अब देखो, हमने बताया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ जरा थोड़ा, ठीक है। अब मैंने बताया था प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन होती है वो किस फॉर्म में होती है, अमीनो एसिड के फॉर्म में होती है, तो मैं बताया कि जब प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है तो प्रोटीन किस फॉर्म में टूटने लगती है, प्रोटीन टूटने लगती है अमीनो के फॉर्म में, या NH3 अमोनिया के फॉर्म में। प्रोटीन जो है अमोनिया के फॉर्म में टूटने लगती है, ठीक है। अब जब अमोनिया के फॉर्म में टूटने लगती है तो इसी प्रोटीन को या इसी अमोनिया को जो लीवर होता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। प्रोटीन को जब प्रोटीन टूटती है तो किस फॉर्म में टूटेगी, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो प्रोटीन किस फॉर्म में टूटती है, अमोनिया के फॉर्म में। इधर लिख लो अमोनिया, ठीक है। जब प्रोटीन अमोनिया के फॉर्म में टूटती है तो इस अमोनिया को लीवर जो होता है, जिसे हम बोलते हैं यकृत हमारा, यकृत उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बताएं कि ये यूरिया जो होता है हमारे ब्लड के साथ घुल करके हमारे किडनी में जमा होने लगता है। हमने क्या बताया, यूरिया जो है ब्लड में घुल करके हमारे किडनी में जमा होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो कार्य करना बंद कर देती हैं और हमारी किडनी फेल हो जाती है। यही कारण है कि जब प्रोटीन इंसान को जितना या मानव शरीर को जितना प्रोटीन की आवश्यकता है उतना ही प्रोटीन लेना चाहिए, ना उससे कम लेना चाहिए ना उससे ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आप हैवी वर्क कर रहे हो तो आप प्रोटीन को लो, ऐसा ना हो कि आप वर्क कम करो और प्रोटीन बराबर यानी एक्स्ट्रा मात्रा में या एक्सेस अमाउंट में आप
ज़्यादा मात्रा में आप क्या लो, प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमको प्रोटीन उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट हो। कि हम हैवी वर्क कर रहे हैं तो हम अच्छा प्रोटीन लें, हम वर्क ही नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं मगर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन जब वेस्ट नहीं होगी, जो तुम्हारी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, तो क्या होगी, वो प्रोटीन अमोनिया के फॉर्म में क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी। जब अमोनिया के फॉर्म में टूटेगी तो लीवर के पास जाएगी, लीवर क्या करेगा, उस प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट करेगा। यूरिया क्या होगी, अपने ब्लड के साथ घुल करके पूरे ब्लड में घुल जाएगी और किडनी में जाएगी, तो किडनी को क्या कर देगी, चोक कर देगी, जिससे हम क्या कहते हैं, किडनी फेल हो गई है, और इससे क्या हो जाती है, किडनी हमारी खराब हो जाती है। क्लियर है। तो ये तो था हमारी प्रोटीन के बारे में। आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा फैट कंप्लीट होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। क्लियर है। तो आज अब हमको इजाज़त दें, कल मिलेंगे।